बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद अलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, फाइनली पाकिस्तान ने ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया है। हमारी खबर जो हमने आपको कई घंटे पहले ऑपरेशन से दे दी थी सही साबित हुई है और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और वो हाइड आउट्स, वो कमीन गाहें दहशतगर्दों की जिनके जरिए, जिनको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में कार्रवाई करते हुए वो दहशतगर्द जो ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान शायद हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा, उन्हें सबक सिखा दिया गया है, उन्हें जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। 7 ठिकानों पे, मुख्तलिफ मकामात पे इन कमीन गाहों को, इन हाइड आउट्स को निशाना बनाया गया। इसका अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। फिर पाकिस्तान की तरफ से, ISPR की तरफ से वाज़ेह पैगाम भी दिया गया है कि अगली बार भी इससे ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। कोई छेड़छाड़ या कोई हरकत पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान की गयूर जवानों या पाकिस्तान की फौज के अलावा पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ भी की गई तो बहुत ही खतरनाक उसके नताइज हो सकते हैं। साथ में एक बड़ी खुशखबरी है और एक और मुल्क जो कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को खरीदने में दिलचस्पी जाहिर कर रहा है, अब ये डील होने जा रही है मैच्योर। 24 तैयारे इस बार शामिल हैं, इस डील का हिस्सा होंगे। कितनी मालियत की ये डील है और इसके अंदर इस JF-17 थंडर के अलावा और क्या कुछ शामिल है जो कि पाकिस्तान उस मुल्क को फराहम करेगा, ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। फिर ईरान के मामले को लेकर कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से जब सहाफियों ने गुफ्तगू की है और उनके नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ की तरफ से तस्दीक की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त शदीद मायूसी का शिकार हैं। ये मायूसी क्यों है, इसकी वजूहात क्या है, इसके असरात क्या हो सकते हैं, इस तनाज़े पर इसका अहवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। और लास्टली आपको बताएंगे कि किस तरह से हर्जा सराई की है उस अमरीकी सफीर ने जो कि इजराइल में तैनात है। बड़ा गेम प्लान क्या है, मंसूबा क्या है, और वो खदशात जिसका हम काफी अरसे से इजहार कर रहे थे अब बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है और उनके अपने सरकारी ओहदेदार ऑन रिकॉर्ड ये बयान दे रहे हैं और इसको जायज क्लेम वो करार दे रहे हैं कि अगर पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर, पूरे मशरिक़ वुस्ता के ऊपर वो कहते हैं कि इजराइल काबिज हो जाए तो वो भी जस्टिफाइड है, वो भी हलाल करार दिया गया है, वो भी बिल्कुल सही करार दिया गया है। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त इजराइल को, नेतन्याहू को, आलमी जंगी जराइम के मुर्तकिब आलमी शैतान को सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरह से, उनको वो मोहलिक हथियार दिए जा रहे हैं जिससे वो जो बाकियात हैं फलस्तीनियों की, गजा के शहरियों की, उसको भी वेपोरेट कर देते हैं, उसे भी हवा में तहलील कर देते हैं। तो ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये एक बार का वाकया नहीं है, ये सोची समझी प्लानिंग है और अब जहन बनाया जा रहा है, माइंड मेकिंग की जा रही है। किस शख्स की तरफ से, किस अमेरिकी सफीर की तरफ से बयान दिया गया, उसका रद्द-ए-अमल क्या आ रहा है पूरी दुनिया की तरफ से। तो ये तमाम खबरें, तमाम डेवलपमेंट्स एक एक करके आपके साथ शेयर करते हैं। पहली जो डेवलपमेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है फितना अल खारिज को और अफगान तालिबान को, उन सहूलतकारों को जो कि पाकिस्तान के अंदर अमन तबाह करते हैं। पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज जो कि बहादुर जवान थे, उनकी काबिलियत, उनकी जुर्रत और उनकी पेशा वराना सलाहियतों की बिना पे उन्हें बहुत ही कदर की निगाह से देखा जाता था और छोटे छोटे मासूम बच्चों के वो बाप थे और अपने बच्चों को तो वो तनहा छोड़ गए, लेकिन इस मुल्क के दिफा को एक बार फिर से उन्होंने अपनी जान का कुर्बान नजराना पेश करते हुए ये साबित किया है कि इस मुल्क का दिफा बहादुर, गयूर और बासलाहियत फोर्सेस के हाथों में है जो परवाह नहीं करते उनकी जान चली जाए, लेकिन इस मुल्क के दिफा को यकीनी बनाते हैं। और जो बुज़दिल दुश्मन है उसने बन्नू शहर को निशाना बनाने की कोशिश की थी खुदकुश हमले से, और वो जो बारूद से भरी हुई गाड़ी थी, जब बोखलाहट में उनको नजर आया कि उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है, 5 खारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया, तो फिर बोखलाहट में उस कॉन्वॉय के अंदर जो आगे गाड़ी थी जिसके अंदर लेफ्टिनेंट कर्नल थे, सिपाही भी थी, उसके अंदर एक मौजूद था, उस शेर जवान को, दोनों जो जवान थे पाकिस्तान के गयूर बहादुर जवान, उन दोनों को निशाना बनाया और दोनों इस वाकये में शहीद हुए हैं। और ये पहला वाकया नहीं था, आपको हाल ही में याद होगा बाजौड़ में होने वाली कार्रवाई में 11 से ज्यादा जवान शहीद हुए। उससे पहले इस्लामाबाद की इमाम बारगाह को निशाना बनाया गया, उसमें भी कीमती जाने गई, दर्जनों कीमती जाने गई और बेगुनाह मासूम निहत्ते शहरियों को नमाज जुमा के दौरान निशाना बनाया गया था। और अब जब पानी सर से गुजर जाता है तो फिर ये कार्रवाइयां होती हैं। पाकिस्तान ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बारहा अफगान तालिबान को समझाया और उनको यह एहसास दिलाने की कोशिश की कि मुसलसल आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, दहशतगर्दी की नर्सरियां यहाँ पे पल बढ़ रही हैं और आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मैं न मानूं की रट बरकरार रखी गई, अफगान तालिबान की तरफ से ओन नहीं करते और बजाय इसके कि वो डिसओन करें बल्कि फैसिलिटेट किया जाता है, सहूलतकारी दी जाती है और उन्हें छुपने के लिए मकामात दिए जाते हैं। इससे पहले जो काबुल में दीगर मकामात पे हमने देखा था कि पाकिस्तान ने कार्रवाइयाँ की थी,
बर वक्त स्पेसिफिक टारगेटेड कार्रवाइयां जिसमें आम शहरियों को निशाना नहीं बनाया जाता। हाँ, अगर कोई ढाल के तौर पे दहशतगर्द अपने फैमिलीज को इस्तेमाल करता है तो फिर यकीनी तौर पे उनका नुकसान होगा। ये नंगरहार में, पक्तिका में और दीगर जो सूबे हैं, 4 प्रोविंसेस के अंदर 7 से ज्यादा मकामात को निशाना बनाया गया है पाकिस्तान की फोर्सेस की तरफ से और चुन चुन के जहन्नुम वासिल किया गया उन तमाम दहशतगर्दों को या उनके सहूलतकारों को जो पाकिस्तान के अमन को तबाह करने के लिए इन दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। और आपने देखा था कि उन्होंने ओन भी किया है, उनकी तरफ से इस की जिम्मेदारी भी ली गई और वजारत इत्तलात व नशियात की जानिब से बयान में कहा गया कि इन हमलों की जिम्मेदारी अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी तालिबान, फितना अल खारिज और उसके इत्तिहादियों ने कबूल की थी। तो आपने जिम्मेदारी कबूल की है तो हमें भी अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना था और वो उन्होंने बहसन तरीके से निभाया भी है और आइंदा भी इंशाल्लाह निभाते रहेंगे। अब दहशतगर्दों के खिलाफ बिला रियायत कार्रवाइयां की जाएंगी। ISPR की तरफ से बड़ा ही वाज़ेह पैगाम इस कार्रवाई के बाद फिर से दे दिया गया है कि भाई ये ना सोचिएगा कि काम यहां पर रुक गया। जिस तरह से आपकी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां पाकिस्तान में नहीं रुक रही तो हमारी जवाबी कार्रवाइयां भी रुकने वाली नहीं है। तो ISPR के मुताबिक अब दहशतगर्दों के खिलाफ उनकी मौजूदगी के मकाम से कतई नजर बिला रियायत कार्रवाइयां होंगी। यह भी कहा गया कि तालिबान हुकूमत अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल से रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। दोहा में मुज़ाकरात हुए, इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए, सऊदी अरब ने रिक्वेस्ट की, पाकिस्तान ने बारहा कहा, लेकिन मजाल है कि टस से मस हुए हों और बजाय इसके कि अपनी किए धरे पर शर्मिंदगी का इजहार करते, नदामत का इजहार करते, पाकिस्तान से ताउन करते, ये नई दिल्ली की गोद में जाके बैठे हैं, ये भाजपा सरकार की गोद में जाके बैठे हैं। चंद एम्बुलेंसेस के एवज, चंद डॉलर्स के एवज इन्होंने अपनी गैरत का, अपनी जिसको कहते हैं कि रियासती जो हमियत होती है उसका सौदा किया और अपनी अवाम का सौदा किया। उनकी कुर्बानियों का, जो उन्होंने 20 साल तक कुर्बानियां दी हैं नेटो फोर्सेस के खिलाफ, उसकी उन कुर्बानियों का सौदा करते हुए इन्होंने नई दिल्ली के साथ इल्हाक किया, इन्होंने मुसाद के साथ इल्हाक किया, इन्होंने इजराइल के साथ हाथ मिलाए, इन्होंने ईरान की जासूसी करवाई, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर अमन तबाह किया और इन्होंने अपनी अवाम का घाटा किया। सौदा घाटे का उस वक्त किया जब पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद हो गई, पाकिस्तान से अद्वियात लेनी बंद की, इनकी अपनी अमवात का सिलसिला शुरू हो गया क्योंकि इनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी ना कि पाकिस्तान से मिलावट शुदा अद्वियात आती हैं। तो अब आप ले लीजिए, जब एक के बाद एक हलाकत हो रही है, जाली अद्वियात की भरमार हो चुकी है, ब्लैक में अद्वियात बिक रही हैं, जान बचाने वाली अद्वियात की शॉर्टेज हो चुकी है, ट्रेड वहां पर नहीं हो रहा, लैंड लॉक्ड ये कंट्री है और इनसे कोई ट्रेड नहीं कर रहा। चाबहार पे इनको बड़ा एक तवक्को थी कि जी शायद पाकिस्तान से रास्ता बंद हो गया तो हम चाबहार का रूट इस्तेमाल करेंगे। ईरान ने अपनी बॉर्डर्स बंद कर दिए, चाबहार पोर्ट बंद हो गई। इवन भारत को, जिसने इतनी वहां पे इन्वेस्टमेंट की थी मिलियन ऑफ डॉलर्स की, वो भी उसका अमल दखल बंद हो गया। उनका बोरिया बस्तर लपेट के उन्हें वहां से रफू चक्कर कर दिया गया क्योंकि इंडियंस, अफगानी, ये सारे मुलविस थे ईरान के अंदर जासूसी करवाने में, उनके साइंसदानों को, उनके फौजी जनरलों को, उनकी टॉप टियर लीडरशिप को मरवाने में। तो ये जो इस वक्त बीज बोया गया है तालिबान की तरफ से, अब उसका फल खाने का वक्त हुआ चाहता है। और आप अगर अभी भी अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे, आप अब भी दुश्मनों के साथ हाथ मिलाए रखेंगे और अपना घाटे का सौदा करते रहेंगे तो फिर पाकिस्तान को मजबूरन ये कार्रवाइयां करनी पड़ेंगी। तो फोर्सेज ने ऑपरेशन के दौरान ख्वारिज का सुराग लगाया, गाड़ी में सवार खुदकुश हमलावर को अगले दस्ते ने बर वक्त रोक लिया। ख्वारिज ने मायूसी में बारूद से भरी गाड़ी को, ये बनू की जो कार्रवाई है, अगले दस्ते की एक गाड़ी से टकराया। हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल शहजाद गुलफराज और सिपाही करामत शाह शहीद हो गए, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 5 ख्वारिज मारे गए हैं। और जो तफसीलात सामने आएंगी उससे भी आपको आगाह करेंगे। जो 7 कार्रवाइयां अफगानिस्तान में की गई हैं और इस बार अफगानिस्तान की तरफ से जो दरअंदाजी हुई थी, ये पाकिस्तान ने ओन किया है कि ये उसकी जवाबी कार्रवाई है, ढके छुपे नहीं, बता के ऐलानिया, और ये भी बता के कि अगली बार फिर ऐसा करोगे, इससे ज्यादा सख्त जवाब देंगे। आगे बढ़ते नाज़रीन, और एक अच्छी खबर है, खुशखबरी है। सोमालिया की पाकिस्तान से 24 के करीब GF-17 थंडर ब्लॉक 3 खरीदने की जो पेशरफ्त है उसमें तेजी देखी जा रही है और मुज़ाकरात अगले दौर में दाखिल हो चुके हैं। खबर क्या, जरा सुन लीजिए। सोमालिया पाकिस्तान से जदीद लड़ाका तैयारी हासिल करने के लिए आला सतही मुज़ाकरात में तेजी ला रहा है और मुजवजा मुआहदे के तहत 24 GF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे खरीदे जाएंगे, जो 1991 में रियासती निज़ाम के बाद पहली मरतबा मुल्की फिजाई जंगी सलाहियत की बहाली की अहम पेशरफ्त इसे करार दिया जा रहा है। तो सोमालिया की जो मीडिया है उसके मुताबिक दोनों ममालिक के मुज़ाकरात बुनियादी तौर पर GF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर मरकूज हैं और ये कसीर मरहला दिफाई पैकेज तकरीबन 2 खरब 51 अरब रुपए से जायद
बताया जाता है। इसकी जो मालियत है वो $900 मिलियन से जायद बताई जा रही है। तो एक ह्यूज डील है, बहुत ही अच्छी बात है। सोमालिया अपने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाना चाहता है, अपने जो फाइटर जेट्स हैं उनकी तादाद में इजाफा करना चाहता है, F-17 थंडर खरीदना चाहता है। बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान वेलकम करता है इस डील को। और अगर ये मुआहिदा तय पा जाता है तो ये सर्द जंग के बाद मोगादिशु की सबसे बड़ी और अहम खरीदारी हो सकती है। और इससे अफ्रीका का जो खिता है इसकी सिक्योरिटी ढांचे में नुमाया तब्दीली भी वाक़ई होगी। और मुज़ाकरात में F-17 थंडर ब्लॉक 3 वर्जन की खरीदारी के अलावा वो पायलट की तरबियत, यानी कि पाकिस्तान उन्हें पायलट्स की तरबियत भी देगा। यकीनी तौर पे जब तैयारी आप बना के देंगे तो उसे उड़ाना कैसे है, उसकी बेस्ट जो आउटकम है उसको किस तरह से हासिल करना है वो भी बताया जाएगा। हथियारों के इंजमाम और लॉजिस्टिक पैकेज भी इस डील के अंदर शामिल होगा, जिसकी मालियत $900 मिलियन से जायद, यानी कि 2 खरब और 51 अरब रुपए से जायद की ये डील बताई जा रही है। सऊदीया और टर्की इस मुआहिदे के गारंटर होंगे और इसकी जो माली मुमकिना जो ताउन है उसके अंदर वो शरीक होंगे। और पाकिस्तान पहले म्यांमार, नाइजीरिया, अजरबैजान को F-17 थंडर फरोख्त कर चुका है। बांग्लादेश और इराक आपके इल्म में है पाकिस्तान से पहले ही अपनी अर्जी डाल चुके हैं, एक्विजिशन उनकी मौजूद है हमारे पास, उनके ऑर्डर्स भी हैं। और अब सोमालिया जो है वो 24 F-17 थंडर खरीदने जा रहा है। तो ये है सबूत पाकिस्तान की काबिलियत का, सलाहियतों का, और एक कामयाब प्रोडक्ट जब आपकी एयर फोर्स तैयार करती है जंगी महाज पे उसका कामयाबी से इस्तेमाल होता है। दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को पिछाड़ा जाता है इन तैयारों से। BVR रेंज जो सिस्टम, बियॉन्ड विजुअल रेंज सिस्टम जो है उसको, टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए, तो ये वो सारी कैपेबिलिटीज होती हैं जिससे मुमालिक जो हैं वो डील्स भी करते हैं, दिलचस्पी का इजहार भी करते हैं। और भारत जो है वो किसी और पर इंहिसार कर रहा है। अब रफाल खरीदने जा रहे हैं मजीद फ्रांस से। देखते हैं कि इस बार क्या उखाड़ लेते हैं वो पाकिस्तान का। लगता नहीं है कि इस बार कोई जुर्रत की जाएगी, क्योंकि अब ये बॉलीवुड और खेल के मैदान का सहारा ले रहे हैं पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए, अपनी शर्मिंदगी और उसकी को कवर करने के लिए। जो AI समिट में इनके साथ हो चुका है, मेरे ख्याल में अभी उसका जो गम है वो भी एक भारी सदमा है, क्योंकि ट्रॉल्स की भरमार है, बरसात है, सोशल मीडिया के ऊपर लान तान हो रही है, कांग्रेस इनकी जान नहीं छोड़ रही है, एक के बाद एक जिल्लत है जिसका इस वक्त मोदी सरकार को सामना करना पड़ रहा है। तो हमारी बेस्ट विशेस हैं, हमारी हमदर्दियां हैं इनके साथ, क्योंकि जो कुछ किया धरा है इनका अपना है और ये पूरी तरह से इसके खुद ही जिम्मेदार हैं। आगे बढ़ते नाज़रीन, मशरक़ वुस्ता में अमेरिकी फौजी कुव्वत जमा होने के बावजूद ईरान के हथियार ना डालने पर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त मायूसी का शिकार हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला हो चुके हैं और वो एक खाम ख्याली में तो खुद को जिंदा रखते ही हैं। सबको समझते हैं कि पूरी दुनिया उन्हीं की तरफ देखती है, पूरी दुनिया उन्हीं के गिर्द घूमती है। वो बयान देते रहें, मीडिया रिपोर्ट करता रहे, उनकी तारीफें होती रहें। ये खुद पसंदी के अंदर एक कैफियत के अंदर मुब्तला है डोनाल्ड ट्रंप साहब। लेकिन अब उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है उसकी वजह यह है कि इतने भारी, इतने जदीद, इतने बड़ी तादाद में हमने बहरी बेड़े, तैयारे, जंगी साजो सामान मशरिक़ वुस्ता भेज दिया, ईरान को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन ये ईरान किस मिट्टी का बना हुआ है कि वो डरने का नाम नहीं ले रहा, वो लचक का मुजाहरा नहीं कर रहा, वो खौफ से थर थर कांप नहीं रहा। तो ये एक सरप्राइजिंग सिचुएशन है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। स्टीव विटकॉफ की तरफ से इस चीज का एतराफ किया गया है और वो इस चीज को मान रहे हैं। स्टीव विटकॉफ के मुताबिक सदर ट्रंप ने इस्तफसार किया कि ईरान ये क्यों नहीं कहता कि इसे हथियार नहीं चाहिए, हालांकि अमेरिका खित्ते में अपनी अस्करी मौजूदगी बढ़ा चुका है। तो ये एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन और मायूसी है, डिप्रेशन है डोनाल्ड ट्रंप जिसका शिकार हैं, बंद गली में खुद को महसूस कर रहे हैं। अब उनको फेस सेविंग चाहिए, निकलने का रास्ता चाहिए। लेकिन ईरान कहता है कि भाई जो अगर आप छेड़छाड़ करने का सोच रहे हैं, अब बैकडोर ये भी इतलात हैं कि अमेरिका की तरफ से ये ऑफर की गई है ईरान से कि हम बताकर आपकी कुछ जगहों पर निशाना बनाएंगे, आपको हिट करेंगे, आप बदले में बताकर हमें कुछ जगहों पर हिट कर लीजिएगा ताकि एक तरह की फेस सेविंग मिल जाए और हम यहां से अपना बोरिया बिस्तर लपेट करके निकल जाएं। लेकिन ईरान ने इस तरह की किसी भी मिस एडवेंचर से भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप एक गोला फेंकेंगे, ये फुल फ्लेज वॉर तस्वुर की जाएगी और ईरान पर मुमकिन हमले में अमेरिका ईरानी रहनुमाओं को बराह रास्त निशाना बना सकता है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये भी है कि अगर मुमकिना तौर पे, क्योंकि इजराइल मुसलसल तिल मिला रहा है, इसराइल मुसलसल दबाव डाल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, अमेरिका के ऊपर कि भाई आप चढ़ दौड़ें, क्योंकि वो अपने लोगों की जो कुर्बानी है या उसे बलि का बकरा चढ़ाने के लिए भी नेतन्याहू तैयार है, क्योंकि उसे पता है कि जो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है
وہ خود تو اتنا ڈرپوک ہے کہ اگر اسے ایک جیسے دوسری جگہ ٹریول بھی کرنا ہوتا ہے، ایون امریکہ بھی ٹریول کرنا ہوتا ہے، تو وہ ان یورپین کنٹریز سے بھی راستہ بدل کے گزرتا ہے یا اپنا روٹ بدل کے گزرتا ہے جہاں پہ اس کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے جا چکے ہیں یا جہاں پہ اسے وانٹڈ قرار دیا گیا ہے، لیکن وہ اپنے عوام کی بلی کا بکرا چڑھانے میں گریز نہیں کرے گا، اور وہ کہتا ہے کہ اگر میرے بھی لوگ مرتے ہیں مریں، ایران کے اوپر فل فلیج وار مسلط کی جائے اور اسے ملیا میٹ کر دیا جائے جس طرح سے غزہ کو ملیا میٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے اصل پلان، لیکن جو خبریں آ رہی ہیں، جو مختلف نیوز ایجنسیز رپورٹ کر رہی ہیں، ان کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان جنگ کے خدشات بڑھ رہے ہیں، اور پلان بتایا جا رہا ہے امریکہ کا کہ وہ ان کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ یعنی کہ سب سے پہلے جو ان کا ہائی ویلیو ٹارگٹ ہے وہ اس بار آیت اللہ خامنائی ہو سکتے ہیں۔ ریجیم چینج کا پلان ہے، کیونکہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ جس کو مارتے ہیں اگلا جو جانشین ہوتا ہے وہ بھی اسی موقف کو اپنائے ہوئے ہوتا ہے۔ ایران پہلی بار تو ایسا نہیں کر رہا، ایران نے ایک طویل پابندیوں کا سامنا کیا ہے، اپنے لوگوں کو بہت سے مسائل کا سامنا اس وقت ان کو کرنا پڑا جس وقت انہوں نے امریکی یا یونائٹڈ نیشن کی سینکشنز جو ہیں ایک طویل عرصے تک کئی دہائیوں تک برداشت کی ہیں، اور وہ خود کفیل ہو چکے ہیں، وہ دنیا پہ امریکہ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے امریکہ شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ اسے دباؤ میں لا کے قائل کر لیا جائے گا، لیکن اب وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کو نشانہ بنایا جائے، پوری رجیم چینج کی جائے اور ایران کو کسی طریقے سے گھٹنوں پہ لایا جائے۔ برطانوی خبررساں ایجنسی کا یہ دعویٰ ہے کہ ایران پر حملے میں امریکہ ایرانی رہنماؤں کو براہ راست نشانہ بنائے گا اور امریکی فوج ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے پوری کوشش کرے گی۔ یہ خبر ہے، اور اس کی جو تصدیق ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب ایک امریکی سفیر ہے اسرائیل میں تعینات اس شیطان کی طرف سے جس کو کہا جاتا ہے کہ اپنے منصوبے یا اپنے جو خیالات ہیں اس کا اظہار کھل کے کر دیا گیا ہے۔ نام اس کا ہے ناظرین، اس سفیر کا نام ہے مائک حکابی، اور یہ مائک حکابی کی طرف سے جائز قرار دیا گیا ہے اسرائیل کے تمام تر اقدامات کو، اور ایون وہ یہاں تک بھی ایک قدم اور آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ اگر پورے مڈل ایسٹ کے اوپر، پورے مشرق وسطیٰ کے اوپر بھی اگر اسرائیل قابض ہو جائے تو یہ اس کو حق حاصل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی خدا نے اسرائیل کے لیے یہ زمین بنائی ہے اور اسے تیار کیا ہے، اس لیے اگر پورے کے پورے یہ معاملہ اب صرف فلسطین تک جڑا ہوا نہیں ہے، یہ معاملہ صرف ایران تک جڑا ہوا نہیں ہے، یہ سٹیپس ہیں، یہ ون بائی ون ایک ایک کر کے تمام عرب کو اپنی لپیٹ میں لینا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے فلسطین کو ملیا میٹ کیا گیا، اب دوسرا نمبر ہے ایران کا، اس کے بعد پھر خدا نہ خواستہ کوئی اور عرب کنٹری ہو سکتا ہے، اور یہ سلسلہ لامتناہی دکھائی دیتا ہے، اور اب اس کا اظہار باقاعدہ طور پہ میڈیا پہ آ کے کیے جانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک کے اندر اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بڑا واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ یہود و نصارہ اس وقت تک تم سے راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کی ملت میں ضم نہ ہو جاؤ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح طور پر تمام امت مسلمہ ہیں ان کو یہ بتا دیا ہے کہ ان کے ارادے کیا ہیں، ان کے پلانز کیا ہیں۔ 1400 سال پہلے جو ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا، آج وہ ہمیں عملی طور پہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دشمن اپنے پلان میں، اپنے ارادے میں، اپنے مقاصد میں بڑا واضح ہے۔ ہمیں اپنی صف بندی کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی صفوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے تاکہ اس شیطانی کھیل سے بچا جا سکے اور اپنے آنے والی نسلوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ اور اس طرح کے جو شیطانی کھیل ہیں ادروائز وہ چلتے رہیں گے، اور چاہے وہ نریندر مودی ہو، چاہے وہ نیتن یاہو ہو، چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا کوئی اور پیادہ ہو، وہ اپنے مقصد میں واضح ہیں، تو ہمیں بھی ہونا پڑے گا۔ آنے والے دنوں کی پیشرفت سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔